Good morning, dear student. Today I will teach you reproduction यानी जनन। तो आज हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन इकाई है फर्स्ट इकाई है जनन। तो इसमें पहली हेडिंग है जीवन अवधि यानी अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किसी भी जीव का जीवन अवधि क्या होता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर किसी भी जीव के लाइफ स्पैन यानी किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समयांतराल को जीवन अवधि कहते हैं। यानी किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समयांतराल को जीवन अवधि कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे मनुष्य का जीवन अवधि 60, 65 या 70 साल है। तो वो 60, 65 या 70 साल में क्यों समाप्त नहीं हो जाता है? हम देखते हैं कि आने वाले समय में फिर एक मनुष्य तैयार रहता है, एक मनुष्य का निर्माण हुआ रहता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जो है जनन। जो क्या है? जनन। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे जनन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी जीव का अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? जनन। हम अपने समान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई मनुष्य है, तो वो मनुष्य को ही जन्म देता है, ना कि किसी जानवर को या ना कि किसी पेड़ पौधे को। इसीलिए अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? जनन। जनन क्यों आवश्यक है? जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए। इसके लिए जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी हम देखते हैं कि जीवन जिससे पृथ्वी पर समाप्त ना हो, इसके लिए जनन आवश्यक होता है। तो जनन कितने प्रकार का होता है? अब हम देखते हैं जनन के प्रकार यानी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें देखते हैं तो जनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन क्या होता है? अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लैंगिक जनन तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। जिसमें क्या होता है? 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनक कौन कौन से होते हैं? नर जनक और मादा जनक। नर जनक और मादा जनक। नर और मादा जनक से ऐसे ही संतान का निर्माण नहीं हो जाता है। ये नर जनक और मादा जनक दोनों क्या करते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं। इसका युग्मक यानी गैमीट्स का। किसका? गैमीट्स का। गैमीट्स। तो हम जो नर से जो युग्मक निकलता है उसको हम क्या कहेंगे? नर युग्मक। और मादा से जो होगा उसको मादा युग्मक। क्या है? मादा युग्मक। नर युग्मक को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? शुक्राणु। जैसे मनुष्यों में क्या है? शुक्राणु। मनुष्य और सभी जंतुओं में नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु किस इस अवस्था में होते हैं? आगुणित अवस्था में। किसमें? आगुणित। आगुणित मतलब इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की पेयरिंग नहीं हुई रहती है, जोड़े में नहीं रहते हैं, अलग अलग। जैसे 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम। तो इनका हाफ 50-50 क्या होगा? 23। तो नर युग्मक में क्या होते हैं? 23 और इसमें 23 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम। ठीक। इसमें हम देखते हैं लैंगिक जनन के बाद जो संतान उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, उसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग प्रकार के युग्मक का संलयन होता है। तो अब हम परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है लैंगिक जनन का। लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है? अगर हमें नोट्स में राइट करना हुआ तो हम क्या करेंगे कि जनन की वह विधि जिसमें युग्मक का निर्माण, किसका? युग्मक का निर्माण और संलयन होता है। क्या होता है? युग्मक का निर्माण और संलयन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं नर युग्मक, मादा युग्मक। मादा युग्मक का जब संलयन होता है तो उसी प्रक्रिया का, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। जिस प्रक्रिया में युग्मक का संलयन होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा युग्मक का संलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद किसका निर्माण होता है? जैसे ये युग्मक है, नर और मादा युग्मक का जब निर्माण होगा तो क्या बनेगा? युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज यानी जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट में डेवलपमेंट, परिवर्धन के बाद जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? भ्रूण में। और भ्रूण किस में हो जाता है? शिशु। तो इस तरीके से हम देखें कि हमारा लैंगिक जनन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। लैंगिक जनन की प्रोसेस कुछ इस तरीके से कंप्लीट होती है। ठीक। अब हम चलते हैं अलैंगिक जनन की तरफ। अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में देखते हैं अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हम देखते थे दो विपरीत जनन की आवश्यकता होती है यानी लैंगिक जनन में। लेकिन अलैंगिक जनन में कि एक ही जनक से नए जीव का निर्माण होता है। नए जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें युग्मक का निर्माण और संलयन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित, इसमें द्विगुणित सेल्स होती हैं और द्विगुणित सेल्स नए जीव का निर्माण करती हैं।
जो आलैंगिक जनन है ये, इसके लिए कुछ विधियां उत्तरदायी होती हैं, कुछ विधियों के द्वारा होता है आलैंगिक जनन। आलैंगिक जनन की तो कुछ सामान्य विधियां हैं, जैसे पहला है मुकुलन, मुकुलन यानी बडिंग, क्या है बडिंग। दूसरा है पुनरुद्भवन, क्या है पुनरुद्भवन। और हाँ, आलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, आलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। क्लोन क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपीज, यानी एक समान, यानी इसमें क्या होता है कि जैसे पेरेंट है, जैसे जनक है, ठीक उसी तरीके से वही गुण वही लक्षण उसके नई संतान में जाता है, जो इस तरीके से हमें दिखते हैं वो क्या है, क्लोन। यानी आलैंगिक जनन के द्वारा जिनका निर्माण होता है वो क्या है, क्लोन है। पुनरुद्भवन, चलिए हम इसमें देखते हैं कुछ विधियां। पहला बडिंग है, दूसरा पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन, रीजनरेशन। अगला है खंडीभवन यानी फ्रैगमेंटेशन, क्या है फ्रैगमेंटेशन। अगला है बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, क्या है स्पोरुलेशन यानी मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडीभवन, बीजाणु जनन। तो कुछ ये आलैंगिक जनन की विधियां हैं जिनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।